हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन एकदम बेस से सीख रहे हैं, तो इसमें हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियोज़ में इज एम आर का यूज, वॉज वेयर का यूज, हैज़ हैव हैड का यूज और इट का यूज और देयर का यूज बता दिया है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेस को सीखना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको टेंस बताने जा रहे हैं। ये टेंस का फर्स्ट पार्ट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो पढ़ते हैं आज टेंस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं टेंस पढ़ने। पहले तो हम टेंस के बारे में आपको बताएंगे कि टेंस किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट हैं और उसके अंदर कितने और पार्ट्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो वन बाय वन एक एक करके हम जो है अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल, यानी कि समय। जो भी समय है, जैसे कि जो भी समय हमारा है, जो चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। और जो आने वाला है, भविष्य काल। तो इस तरह से समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट का अर्थ हो गया प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ हो गया भूतकाल और फ्यूचर टेंस का अर्थ हो गया भविष्य काल। ठीक है। तो जो भी प्रेजेंट वर्तमान काल क्या होता है, जो काम चल रहा है, प्रेजेंट में जो काम चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो हमारा काम बीत चुका है, जो इससे पहले का समय बीत चुका है, उसको कहते हैं भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। और जो अभी आने वाला है उसको कहते हैं भविष्य काल, यानी कि उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम जो है हर एक पार्ट का आपको कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। अब टेंस में जो है हम पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4th है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद है पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हो गए और पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में देखिए फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सभी के 4 पार्ट्स हैं। और इन 4 पार्ट्स को हमें अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। लेकिन टेंस के लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब यहाँ इस स्लाइड में देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ज़रूर याद कर लें। क्योंकि अगर हमें टेंस सीखना है तो हमें ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ज़रूर याद करना है। अगर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं याद है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो है आप एक ग्रामर की बुक ले लें और उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का पार्ट खोल के उसमें जो भी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दिए हैं, आप ज़्यादा नहीं 5-5 वर्ड भी एक दिन याद करेंगे तो आपका जो है काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप टेंस सीख पाएंगे। अब 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते क्या हैं? जो वर्ब होते हैं ना, उसको 3 पार्ट्स में 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है और उनका यूज जो है अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने कुछ वर्ड ले रखे हैं जिसे आप देख लें और समझ लें 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब किसे कहते हैं, ताकि आप इजीली बुक में ढूंढ सकें। यहाँ देखिए फर्स्ट है एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। ठीक है। ये भी एक वर्ब है। तो वर्ब किसे कहते हैं, जो भी काम हम दिन सुबह से शाम तक करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सब वर्ब में आते हैं। और इन सभी को इन्हीं 3 पार्ट्स में यानी 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो एग्री मीन्स होता है सहमत होना। देखिए इसका सेकंड फॉर्म क्या है, एग्रीड। इसमें क्या किया गया है, डी लग गया है। और थर्ड फॉर्म भी एग्रीड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में आप ईडी या डी लगा देंगे तो बन जाएगा। कुछ फॉर्म्स अलग अलग भी हर एक फॉर्म में अलग अलग में रूप में रहते हैं। जैसे सेकंड है गो, वेंट, गॉन। देखिए गो मीन्स भी होता है जाना, वेंट मीन्स भी होता है जाना, गॉन मीन्स भी होता है जाना, लेकिन ये तीनों इसी के रूप हैं।
डू, डिड, डन, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इस तरह से जो है बहुत सारे स्पेलिंग में डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद करना होगा ताकि आपको सारे वर्ब की फॉर्म से याद हो जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंसेज आते हैं तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ठीक है, ती हूँ। तो इस टाइप से जो है आपको हमेशा ता के साथ है लगा हुआ सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसकी जो मेन वर्ब होती है, मैंने अभी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको बताया कि 3 फॉर्म्स होती है हर वर्ब की। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला जो फॉर्म है उसका यूज इसमें मेन वर्ब के रूप में होगा। इसके बाद है इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डू और डज, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब डू किन के साथ लगाया जाता है, जैसे जो भी सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। तो हमें सब्जेक्ट के रूप में जब भी आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन यानी बॉक्स नंबर 1 से हो तो हमें डू लगाना है। और अगर ही, सी, इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हमें क्या करना है, बॉक्स नंबर 2 में अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फिर से एक बार और रिपीट कर लें। इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, और इसमें मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू का यूज आपको करना है आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो, और डज का यूज करना है ही, सी, इट या किसी का नेम हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आपको डज लगाना है। अगर आपको इन वर्ड्स की जो बॉक्स नंबर 1 और 2 में हैं वर्ड उनकी मीनिंग नहीं आती है तो आप इसका जो है ईजेएमआर का यूज देख लें, वहाँ पर मैंने इसका मीनिंग के साथ आपको बता रखा है। एक चीज़ और, अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देख रखी हैं तो उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। वहाँ पर हमने लिखा है आओ अंग्रेजी सीखे, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे यूजेज बेस से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है डू का यूज किसके साथ करना है और डज का यूज किसके साथ करना है। अब थोड़े से रूल्स इसमें और हैं, उसको भी देख लें। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर सब्जेक्ट बॉक्स नंबर 2 से है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट बॉक्स नंबर 2 यानी कि ही, सी, इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे कि वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वे टीवी देखते हैं, वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो इस टाइप से जिस वाक्य में नहीं और कोई प्रश्न ना हो तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो वर्ब में आपको ऐसे ईएस लगाना है, किन के साथ, जब भी सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि बॉक्स नंबर 2 के सब्जेक्ट हों तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है, ठीक है। और रूल नंबर 2 है, डू या डज का यूज केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो डू और डज का यूज आपको किसके साथ करना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। निगेटिव क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेज में नहीं लिखा रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उन्हीं के साथ ही हमें डू और डज लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं और प्रश्न नहीं रहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिन सेंटेंसेज में नहीं आता है वहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की तरफ।
देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और वर्ब क्या है, जितने भी हम काम करते हैं वही सब वर्ब हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। वह क्या है, लड़का है, तो हम क्या लगाएंगे, ही। और हमने कहा था कि बॉक्स नंबर 2 से जब भी सब्जेक्ट रहेगा तो हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना होगा। ठीक है, हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिख लिया कि वह इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, जो भी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है, और जो बाकी सेंटेंस में सब बच जाते हैं जिस पे उसका प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया वह, यानी कि ही, और फिर अब लिखना है वर्ब। और इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, यानी कि गो। अब ही क्योंकि सेकेंड बॉक्स से है इसलिए हमें इसमें ई एस लगाना है, तो ये हो गया गोज। अब उसके बाद क्या बच गया, स्कूल। तो स्कूल की तरफ वो जा रहा है इसलिए टू लिखेंगे, उसके बाद स्कूल लिख देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वर्ब के साथ ई एस इसीलिए लगाया क्योंकि ये बॉक्स नंबर 2 से है, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट है वो बॉक्स नंबर 2 से है इसलिए वर्ब में ई एस लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे सोते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, और काम क्या हो रहा है, सोते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस है वे सोते हैं, तो वे को लिखेंगे दे। अब दे क्या है, बॉक्स नंबर 1 का सब्जेक्ट है, तो बॉक्स नंबर 1 के सब्जेक्ट होने पर हमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब लिख देना है। ठीक है, तो दे। अब उसके बाद सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। दे स्लीप, बस हो गया सेंटेंस, दे स्लीप। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मम्मी खाना पकाती हैं। मम्मी क्या है, सिंगुलर नाउन है, और ये किस बॉक्स से हैं, बॉक्स नंबर 2 से है। तो अगर बॉक्स नंबर 2 के सब्जेक्ट रहेंगे तो हमें वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मम्मी खाना पकाती है, तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे मम्मी, और पकाने का काम हो रहा है क्योंकि हमें वर्ब लिखना है, तो पकाने को क्या कहते हैं, कुक। अब कुक के साथ हमें एस लगाना होगा क्योंकि मम्मी सिंगुलर नाउन है और वह बॉक्स नंबर 2 से हैं, इसलिए हमें कुक के साथ एस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा कुक्स। और क्या कर रही हैं आप, खाना पका रही हैं, खाने को क्या कहेंगे, फूड। तो इस तरह से हो गया मम्मी कुक्स फूड, मम्मी कुक्स फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हम टीवी देखते हैं। हम टीवी देखते हैं, हम जो है काफ़ी सारे लोग हैं, हम इसमें काम कौन कर रहा है, हम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, देखने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब, और क्या देख रहे हैं, टीवी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट आपने लिख दिया वी। वी किस बॉक्स से है, बॉक्स नंबर 1 से है, और जब भी बॉक्स नंबर 1 से सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, एस या यस नहीं लगाना है। ठीक है, इसी चीज़ में मैं बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही चीज़ नहीं समझते हैं और वो बार बार मिस्टेक्स करते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ किसके साथ एस या ई एस लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, ताकि आप समझ जाएं एक बार में। तो हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। वी वॉच, वॉच मीन्स हो गया देखना, और लेकिन हमने एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया इसमें क्योंकि ये बॉक्स नंबर 1 का सब्जेक्ट है, वी वॉच टीवी। देखिए जो टेंस होता है ना उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे कठिन रहता है, क्योंकि यही जो कन्फ्यूजन होती है एस या ई एस वाली, और फिर डू डज नहीं लगाना, यही सब जो कन्फ्यूजन होती है ना, इसकी वजह से टेंस का सबसे कठिन पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, जिसकी वजह से बच्चे सीखते नहीं हैं और फिर आगे इंटरेस्ट खो देते हैं। इसलिए मैं बहुत ही आसान वे में आपको बता रही हूँ, रूल्स को ज़रूर एक बार फिर से पीछे देख लीजिएगा, फिर अगेन इस ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम आपको आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आप एक्सरसाइज देखें, और इसमें पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है।
लेकिन ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट बॉक्स नंबर 1 का है तो आपको वर्ब के साथ SAIS नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट बॉक्स नंबर 2 से है तो आपको वर्ब के साथ SAES लगाना है। इसी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप जो है कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस नंबर 1, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर आप पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है। मैंने यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दिया है। लगभग जो भी वर्ड कठिन है सबको मैंने साइड में रेड पेन से जो है उसको लिख दिया है वर्ड को, ताकि आप इजीली ट्रांसलेट कर सकें। सब्जेक्ट को पहचानिएगा, फिर वर्ब को पहचानिए और फिर उसके साथ SAIS लगाना है कि नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वह क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है हम बाज़ार जाते हैं। थर्ड है रोहन कहानी पढ़ता है। फोर्थ है वे खाना खाते हैं। और 5 है रमेश झूठ बोलता है। और 6 है तुम कविता लिखते हो। ठीक है, बहुत ही आसान सेंटेंसेज मैंने दे रखे हैं और साथ ही मैंने उसके वर्ड्स भी लिख दिए हैं। और आप सब्जेक्ट को ध्यान रख कर वर्ब में आपको SAIS लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट और इंट्रोगेटिव पार्ट अभी बचा हुआ है, लेकिन अगर हम उन दोनों पार्ट्स को इसमें ऐड कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसलिए जो है हम वीडियो को इतना ही रखना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट के साथ। आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लें और इसे एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। So it's enough for the day. We will meet again in next video. Thanks for watching this video.